हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज की हमारी क्लास का डिस्कशन होगा ऑन द टॉपिक ऑफ एमसीक्यूज़। तो आज का हमारा डे 25 है जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इससे पहले हम 24 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट की कोई भी क्लास मिस हुई है तो वो एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके सारी की सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और डे 25 हमारी कल क्लास होने वाली थी, लेकिन कल कुछ अर्जेंट वर्क था, उसकी वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं डे 25 के साथ। ठीक है, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराइए 2019 का, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2019 से रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है और उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आप बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करें। और उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी छोड़ सकते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट इन HTML। तो HTML हमने कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। तो एम्प्टी टैग कौन से थे जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग हो, क्या हो जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग हो। तो पी क्या है, पैराग्राफ टैग। ये हमारा कैसा है, इसके अंदर ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। तो पैराग्राफ टैग तो एम्प्टी टैग नहीं है, ये कैसा है, कंटेनर टैग है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा है एम्प्टी टैग। BR की अगर हम बात करें, लाइन ब्रेक, तो ये हमारा एम्प्टी टैग होता है। ABBR एब्रिवेशन, ये हमारा एम्प्टी टैग नहीं होता, ये भी एम्प्टी टैग नहीं है। और सुपरस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एम्प्टी टैग नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एम्प्टी टैग नहीं है। तो इनमें से एम्प्टी टैग कौन सा है, BR लाइन ब्रेक। बाकी के सारे कंटेनर टैग हैं, इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। तो मैच वाले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से किया करो, जो पार्ट आपको पता है, जोन सा जिससे मैच होता है, अगर आपको उन में से किसी का भी पता है तो आप पहले उनसे मैच करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उस तरीके से मैच करते हैं तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। अब आप सबको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वहाँ पे क्या होती हैं, स्प्रेडशीट्स। क्या होती हैं, स्प्रेडशीट्स। तो फर्स्ट का सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद ओरेकल किससे रिलेटेड है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, DBMS यानी कि 2 का ई। तो इन दोनों में से 2 का ई यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये दोनों पहले से ही फॉल्स हो गए थे। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, A, B, C और D। तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। बाकी को भी मैच कर लेते हैं। उबंटू क्या है, उबंटू हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें EBCDIC, तो ये क्या होता है, बाइनरी कोड सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगर हम बात करें टीम व्यूवर की, तो 3 मैच हो गया, B से 4 मैच हो गया, D से, बाकी बचा फिफ्थ किससे मैच होगा, A से। टीम व्यूवर का क्या है, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस। क्या है, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के कंटेक्स्ट में लेट T1 एंड T2 आर 2 कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। क्या है, 2 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, T1 एज वेल एज T2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले इस तरीके से आपको
ग्राफ बना लेना है T1 T2, शेड्यूलिंग करनी है, जिस जिस टाइप से वो बोलता जाए उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूलिंग करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा एक्स, डाटा एक्स के ऊपर ये कुछ ऑपरेशंस फॉलो हो रहे हैं। T1 ट्रांजेक्शन T1 ने एक्स पे किया रीड ऑपरेशन, क्या किया, रीड ऑफ एक्स। देन उसके बाद T2 ने किया रीड ऑफ एक्स, T2 ने रीड ऑफ एक्स किया। देन नेक्स्ट T1 ने राइट किया, राइट ऑफ एक्स, एंड देन T2 ने राइट किया, राइट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है हमें बतानी है, ये डर्टी रीड है, लॉस्ट अपडेट है, इनकरेक्ट समरी है, या फिर अनरिपीटेबल रीड है। तो इसने रीड किया, T1 ने रीड की एक्स की वैल्यू कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू रीड कर ली 10, इसने रीड की एक्स की वैल्यू जो इसने रीड की थी, तो इसने सपोज एक्स की वैल्यू रीड कर ली 10, और जब ये राइट करेगा इसकी वैल्यू को, सपोज ये इसकी वैल्यू को चेंज कर देता है और इसने अपडेट कर दिया, क्या अपडेट किया इसने, सपोज 20 अपडेट कर दिया, तो जब ये राइट करने जाएगा तो इसने तो जो रीड किया हुआ था, इसने क्या रीड किया था 10, तो ये 10 को ही राइट करेगा, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं मिलेगा इसको, क्या इसका राइट क्या होगा, 20 राइट होगा। क्या राइट होगा, 20। क्यों होगा, क्योंकि इसने तो अपनी वैल्यू जो रीड की थी वही राइट कर रहा है, यहाँ पे कमिट ऑपरेशन नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी चेंजेस जो है वो डायरेक्ट नहीं हुए। तो जो इसने राइट किया था वो, अगर इसको जो इसने रीड किया था वो वाली वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है, जब वो राइट करने लगेगा तो उसको वैल्यू मिलेगी 20। तो ये क्या हो गई, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम हो गई, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, क्योंकि उसने जो अपडेट किया था वो वहाँ पे चेंज हो गया है, उसने जो रीड की थी वैल्यू वो उसको वहाँ पे नहीं मिली है। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन HTML वर्जन 5 द डैश एलिमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर मार्किंग अप द टाइटल्स ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, मूवी, बुक्स। जो इन सब के आर्ट हो, म्यूजिक हो, मूवी हो या फिर बुक हो, जहाँ पे ये सब इस टाइप के टाइप्स ऑफ टाइटल्स मिलते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइट टैग। कौन सा यूज़ करते हैं, साइट टैग। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट ऑन द अदर साइड अ पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग नॉट ए मशीन। तो ये चीज़ क्या होती है, हम भी अपनी जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलती है, ये हमें एक क्या बोलते हैं उसको, कैप्चा। हमें एक कैप्चा मिलता है जिसको हमें राइट डाउन करना होता है, ताकि मशीन को पता चले, कंप्यूटर को पता चले, उस सॉफ्टवेयर को पता चले कि ये जो रिस्पोंड करने वाला है ये कोई मशीन नहीं है, ये है ह्यूमन बीइंग। ये कौन है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कैप्चा is a challenge response mechanism to ensure that on the other side a person is responding not a machine, कि कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ह्यूमन मशीन नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या फिल करते हैं, कैप्चा। हमें कैप्चा गिवन होता है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर कहीं पे लॉगिन पासवर्ड जब डालते हैं तो उस टाइप से हमें वहाँ पे कैप्चा गिवन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। C++ के कॉरस्पॉन्डिंग ये दो स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास। तो जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो स्टैटिक डाटा मेंबर, क्लास के जो स्टैटिक डाटा मेंबर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। येस, दिस इज करेक्ट। स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू शेयर किए हुए होते हैं जो स्टैटिक डाटा मेंबर हैं। तो ये बात भी करेक्ट है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है स्टैटिक डाटा मेंबर्स को, और जो स्टैटिक डाटा मेंबर हैं वो शेयर्ड होते हैं बाय द सब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग है।
बेडू, अलीबाबा, लिंक्डइन, मोजिला फायरबॉक्स, एयरमेल। इनमें से जो भी आपको आता है पहले उसको मैच कर लो। मोजिला फायरबॉक्स का तो सबको पता होगा क्या होता है, वेब ब्राउज़र। तो कौन सा मैच हुआ वेब ब्राउज़र से, ये लगा लो 1 2 3 4 5, इधर लिख लो A B C D E। 4 मैच हो गया E से, 4 मैच हुआ E से, B C D E, 4 मैच हुआ E से। एक ही ऑप्शन में मैच हुआ है, यानी कि हमारा वही जो है राइट आंसर होएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, B। बाकी सभी को भी मैच कर लो। 4 हो गया E से, 1 हो रखा है C से, यानी कि बेडू क्या है, सर्च इंजन। बाकी का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अलीबाबा क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। अलीबाबा क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। और लिंक्डइन क्या है, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। एयरमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल। 5th मैच हो जाएगा बी से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन MS ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू, क्या शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस इक्वल टू की प्रेस्ड टुगेदर इज यूज्ड टू। तो ये की किसके लिए यूज की जाती है, कौन सी की, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर हम कंट्रोल और इक्वल टू को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये किसके लिए यूज होती है, क्रिएट सबस्क्रिप्ट। किसके लिए, क्रिएट सबस्क्रिप्ट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, लाइक H2O, तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, N⁻², ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। ये 2 क्या है, सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, in context of MS Word dash is a series of command। कौन सी सीरीज है कमांड्स की, एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल कमांड टू अकम्प्लिश अ टास्क ऑटोमेटिकली। जहाँ पे हमारा टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए एज अ सिंगल कमांड, तो उस ग्रुप के अंदर जो जो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस हैं उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। क्या बोलते हैं, मैक्रो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैक्रो इज अ सीरीज, मैक्रो एक सीरीज है कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस की, दैट यू ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल कमांड टू अकम्प्लिश अ टास्क ऑटोमेटिकली। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2⁻20 बाइट, 2⁻40 बाइट, तो 2⁻20 किसके लिए होता है, 1 MB। 2⁻40 किसके लिए होता है, 1 TB। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2⁻10 1 KB, 2⁻20 1 MB, 2⁻30 1 GB, 2⁻40 1 TB, 2⁻50 1 PB। यहाँ तक याद कर लो, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में यहीं तक पूछा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 6103 बेस 8। तो 6103 बेस 8 किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एक दिया है बाइनरी में, एक हेक्साडेसिमल में, एक डेसिमल में और एक बेस 4 में। तो इसको सबसे पहले तो बाइनरी में लिख लो। 6 को क्या लिखेंगे, 110, 1 को 001, 000, 011। 3 के पेयरिंग बनाएंगे ना, क्योंकि किस में था, बेस 8 था। अगर बेस 16 होता तो कितने की पेयरिंग होती, 4 बिट्स की। बेस 8 है तो कितने की पेयरिंग होगी, 3 बिट्स की। सेम अगर बेस 4 होगा तो कितने की पेयरिंग होगी, 2 बिट्स की। तो क्या ये बेस 2 में, हमने बेस 2 बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल टू बाइनरी, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, 1 1 000 1 4 टाइम्स 0 1 1। यस, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है नॉट इक्वल, और ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेस 16 में, तो अब इसके लिए बेस 16 के लिए हमें क्या करना है, पीछे से 4 4 की पेयरिंग कर देंगे। 4 4 की पेयरिंग, ये क्या बन गया, C, ये क्या होगा 4 और ये क्या है 3, C 4 3,
बेस 16। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं? यस, तो हमारा ऑप्शन 2 भी राइट आंसर नहीं होगा, ये भी इक्वल आ गए। बेस 4 की अगर हम बात करें तो 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1। अभी बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? दो दो की पेयरिंग। अभी हमने डिस्कस किया था बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो कितने की पेयरिंग करेंगे? दो दो की। और अगर एक खाली पेयर रह जाता है तो वहाँ पे क्या करेंगे? 0। तो ये क्या बनेगा? 3, ये क्या बनेगा? 0, ये भी क्या बनेगा? 0 1 0 एंड देन 1। ठीक है, तो 1 0 1 0 0 3। तो क्या ये राइट आंसर है? 1 0 0 1 0 0 3? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है और हमसे पूछा क्या था? इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। बेस 8 से ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कैसे होगा। पावर 0 1 2 3 इस टाइप से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 8 की पावर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू पावर 3 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू पावर 2 से, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू पावर 1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू पावर 1 से, 0 से। तो ये इसके इक्वल ही मिलेगा हमें राइट आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अगर हमें टू कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में कई सारे ऑथर्स का कंबाइन करना है रिवीजन को, मीन्स ऑप्शन कंबाइन इज यूज्ड इन MS ऑफिस वर्ड 2007। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको कंबाइन का? अगर हमें कई सारे ऑथर्स के डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंबाइन करना है तो कंबाइन का ऑप्शन MS वर्ड में आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा रिव्यू टैब पे। रिव्यू पे जाएंगे, रिव्यू टैब जहाँ पे होगा, तो रिव्यू पे जाने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा कंपेयर ग्रुप। कहाँ पे? रिव्यू के बाद आपको जाना होगा कंपेयर ग्रुप पे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे आप डिफरेंट मल्टीपल ऑथर्स की डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंबाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पहले ऑप्शन मिलेगा रिव्यू का, पहले आपको जाना है रिव्यू पे, देन उसके बाद कंपेयर ग्रुप पे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार एक्स और एक्स बार वाई बार एक्स और एक्स बार वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर? एक्सक्लूसिव नॉर मीन्स एक्स नॉर। कौन सा रिप्रेजेंटेशन इनमें से एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम बात करें एक्स नॉर की टेबल क्या होती है? एक्स वाई एक्स नॉर वाई, ये इसका सिंबल होता है। एक्स नोर का, एक्सोर का कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो एक्स नोर किस पे कितना मिलता है? सेम पे 1, डिफरेंट पे 0। ये एक्सोर का उल्टा होता है। एक्सोर में क्या होता है? सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, और इसमें सेम पे 1, डिफरेंट पे 0। और ये किसके इक्वल होता है? एक्स एक्सनोर वाई एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो ऑप्शन ए जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सोर, और दोनों का हमने कर दिया कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों वैल्यूज़ का क्या कर दिया हमने? कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो हमें अगर, और उसका अगर एक्सोर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सपोज 0 0 का कर दिया 1 1 1 0, देन 0 1 और 0 0। तो एक्सोर अगर हम करते हैं दो एलिमेंट्स का तो हमें सेम पे मिलता है 0 और डिफरेंट पे मिलता है 1। तो क्या ये एक्सनोर के इक्वल हुआ? तो नहीं, ये एक्सोर के इक्वल, एक्सनोर के इक्वल नहीं हुआ। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो जहाँ पे 2 है वो तो फॉल्स हो गए। अब बाकी बचा ऑप्शन बी यानी कि 3। अब 3 को देखते हैं। अगर हम एक वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करें, अभी तो हमने दोनों वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट किया था, एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट किया, वाई का भी कॉम्प्लीमेंट किया। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ एक वैल्यू को, एक्स को, सपोज मैंने एक्स की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट किया 1 1 0 0 1 1 0 0, क्योंकि यहाँ पे क्या था? 0 0 1 1, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1 1 0 0। दूसरी साइड हमारी दोनों सेम है,
x का कॉम्प्लीमेंट किया, y एज इट इज़ है, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी और ऑपरेशन लगाना है एक्सोर। तो एक्सोर सेम पे मिलता है हमें 0, सेम पे क्या मिलता है 0, दोनों सेम है 1 1 0 0 0 0, डिफरेंट पे हमें मिलता है 1 अकॉर्डिंग टू एक्सोर। तो हमने जब किया सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, हमने अगर एक्सोर ऑपरेशन लगाया तो क्या ये एक्सनोर के इक्विवेलेंट आई हमारी, क्या ये टेबल एक्सनोर के इक्विवेलेंट आई 1 0 0 1, तो यस ये इक्विवेलेंट होगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो थी वो बुलियन एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है एक्सनोर के। तो आपको याद रखना है एक्सनोर किसके इक्वल होता है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, और अगर एक वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करें तो भी और उसका एक्सोर अगर करते हैं दोनों वैल्यूज़ का तो भी हमें एक्सनोर ही मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ 8 7 a बेस 16 5 0 b बेस 16 इज किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक बेस 16 है, एक बेस 8 है, दूसरा बेस 8 है, एक बेस डेसिमल है। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप इसको पहले कन्वर्ट करो बेस 10 में यानी कि डेसिमल में, देन उन दोनों का प्लस करके देखो, अगर इसके इक्विवेलेंट होगा तो यानी कि यही आंसर है। और अगर बेस 8 में होगा तो फिर आपको दोबारा से रिकन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 8 में। लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरा मेथड ये कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप सम कर दे बेस 16 में ही, तो बेस 16 में सम कैसे करेंगे, 8 7 a 5 0 b, a को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 10, b 11, तो बेस 16 है तो 10 प्लस 11 कितना होगा 21, बेस 16 है तो यहाँ पे क्या आएगा यानी कि -16, 5 बचा तो 5 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर 1 जाएगा यहाँ पे। ये कैसे लिखा, सपोज जब हम डेसिमल में प्लस करते हैं 8 1 और 9 9, या फिर यहाँ पे लिख लो 2, तो 9 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 11, तो हम 1 यहाँ लिखते हैं और 1 यहाँ पे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं ना। तो अगर 9 और 2 को आपने ऐड किया मिला 11, 11 माइनस किया 10 आपको मिला 1, एक टाइम माइनस किया है तो इस 1 को जो आपको माइनस करने के बाद मिला है उसको तो लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैरी जाता है वो जाता है कितनी बार माइनस किया है, क्या कितनी बार माइनस किया है। सपोज 2 7 9 2, तो 7 प्लस 9 कितना होता है 16, और 16 में से हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखते हैं 16 माइनस 10 माइनस 10 करेंगे तो 6, तो 6 को तो लिखेंगे हम यहाँ पे, और कितनी बार माइनस किया है 1 टाइम, तो 1 जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम प्लस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस। तो यहाँ पे 10 प्लस 11 को जब हमने प्लस किया तो आया 21, बेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 5, तो 5 तो लिखेंगे यहाँ पे, और कितनी बार माइनस हुआ है एक बार, तो 1 जाएगा कैरी, तो 7 प्लस 1 8। और अगर हमारी वो वैल्यू रेंज में रहती है यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 5, अगर वो वैल्यू रेंज में होती है यानी कि 0 to 9 है, देन नो नीड टू माइनस, तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो वैल्यू रेंज में है। अब 8 जो है वो तो रेंज में है, विद इन रेंज अगर होता है तो माइनस नहीं करते, जब रेंज से ऊपर वैल्यू जाती है तो ही माइनस करते। तो 7 प्लस 1 8, देन अगेन 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, तो 13 भी हमारा 16 तक की रेंज में है यानी कि 0 to 15 है। तो 13 को हम क्या लिखते हैं D8 5 बेस 16, D8 5 बेस 16। क्या यहाँ पे 16 बेस में D8 5 है, नहीं है, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद या तो अब इसको बाइनरी में करो फिर उसको ऑक्टल में करके देखो। अब D को बाइनरी में क्या लिखेंगे 13 को 8 4 0 1, 8 को क्या लिखते हैं 1 0 0 0, 5 को 0 1 0 1, ये हो गया बाइनरी। अब इसको करना है ऑक्टल में, तो कितने के पेयर बनाएंगे 3 3 के, ये बनेगा 6, ये भी होगा 6, देन 0 एंड देन 5,
तो 6605 बेस 8, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 10 में यानी कि डेसिमल में। और एनी बेस टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, पावर 0 1 2, यानी कि d कितना था 13 मल्टीप्लाई 16 रेज टू पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 रेज टू पावर 0। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3 4 6 1 बेस 10। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ MS Excel फंक्शन कंबाइन फॉर टू। कंबाइन फॉर टू MS Excel के अंदर क्या आउटपुट आएगी, तो ये जो ऑपरेशन यूज़ किया जाता है, फंक्शन यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू नंबर विदाउट रिपीटेशन, यानी कि आपको रिपीटेशन नहीं करना है और उन दो नंबर्स को कॉम्बाइन करना है। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NCR, तो ये कितना है 4C2। 4C2 को अगर आप ओपन करते हैं तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 3 2 ज़ा 6। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन जो हमारी आउटपुट होगी फंक्शन की वो क्या होगी 6। तो टोटल 6 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे विदाउट रिपीटेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज़। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।